फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे। अगर आपको मेरा कंटेंट और मेरी कोशिश पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। लेट स्टार्ट वैदिक सभ्यता। इससे पहले हम सिंधु घाटी की सभ्यता कर चुके हैं, तो वैदिक सभ्यता के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन पहले जान लेते हैं। एक बेसिक अपनी समझ बना लेते हैं वैदिक सभ्यता को लेते हुए। तो वैदिक सभ्यता कब शुरू हुई? पहले तो ये वैदिक जैसे हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो है 1700 ईसा पूर्व के आसपास आपका पतन हो गया था सिंधु घाटी सभ्यता का। इसके 2 वर्षों बाद एक वैदिक सभ्यता का जन्म हुआ, जिसको हमने 2 भागों में बांटा। एक आपका उत्तर वैदिक सभ्यता, एक आपका पूर्व वैदिक सभ्यता। तो पूरा वैदिक सभ्यता का जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, उसको हम लेके चलते हैं 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। आई रिपीट, 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक आपका वैदिक सभ्यता का काल माना जाता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी वैदिक सभ्यता चली। अब वैदिक सभ्यता क्या थी? वेदों की इसने सभ्यता के निर्माता कौन थे? इस सभ्यता के निर्माता आपके आर्य थे। आर्यों को इस सभ्यता का निर्माता या जनक कहा जाता है। तो वैदिक सभ्यता में आपके एक तो किसकी रचना थी, एक समझ बना लेते हैं पहले। ऊपर सरफेस से नॉलेज ले लेते हैं, फिर हम डीपली जाएंगे। वेदों की सभ्यता थी, वेदों की रचना हुई वैदिक सभ्यता में, और आर्य इसके निर्माता थे। आर्यों का मतलब क्या होता है? आर्यों का मतलब होता है श्रेष्ठ, और वेद का मतलब होता है आपका ज्ञान। तो वैदिक सभ्यता में हमने देखा 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चली। किसकी रचना हुई? वेदों की रचना हुई। वेद कितने थे? 4 थे। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद यजुर्वेद और आपका अर्थवेद। ये 4 वेद थे आपके। और जो है वैदिक वेदों का मतलब जो मीनिंग होता है वो ज्ञान, और आर्यों का जो मीनिंग होता है वो होता है श्रेष्ठ। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं अपने वैदिक सभ्यता की। बुलेट्स पॉइंट में लिखेंगे, बस समझेंगे ज्यादा और लिखने पे कम ध्यान देंगे। लिख तो आप वीडियो सुन के, रिकॉर्ड करके, समझ बना के, एनसीईआरटी पढ़ के भी आप अपने नोट्स बना सकते हैं। यहाँ सिर्फ मकसद ये कि समझ बन जाए एक वैदिक सभ्यता को लेके, कि हमारी एक बेसिक नॉलेज हो जाए और एक समझ बन जाए कि वैदिक सभ्यता में क्या क्या था। तो लिखते हैं हम अपना। पहले तो समय काल कितना था? 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व। किसकी रचना हुई? वेदों की रचना हुई। वैदिक सभ्यता में कितने वेद? 4 वेद। पहला वेद ऋग्वेद, दूसरा वेद सामवेद, तीसरा वेद यजुर्वेद, चौथा वेद अर्थवेद। ठीक, एक ये वेदों का मतलब ज्ञान, मीनिंग ज्ञान, और निर्माता कौन थे? आपके आर्य, जिनको मीनिंग है आप आर्य, इनको कहा जाता है श्रेष्ठ। ठीक है, ये आपकी एक छोटी सी बेसिक इंफॉर्मेशन। अब सवाल शुरू होता है कि जो इन्होंने वैदिक सभ्यता को बसाया, उसको जन्म दिया, ये लोग आए कहाँ से थे? तो इसमें जितने भी आपके विद्वान हैं उनके अलग अलग मत थे। तो जो हम मेन मतों के बारे में यहाँ देखेंगे, सबसे पहले एक मत आता है मैक्स मूलर का। मैक्स मूलर ने ये कहा कि ये मध्य एशिया से आए, मध्य एशिया से भारत में आए, और भारत में आकर उन्होंने वैदिक सभ्यता का निर्माण किया। ठीक है, फिर आपके आते हैं डॉक्टर संपूर्ण आनंद। इन्होंने कहा कि आल्पस पर्वत से आए। आल्पस मतलब हिमालय से आए। हिमालय से आके इन्होंने आपका वैदिक सभ्यता का निर्माण किया। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि भाई साहब जी, ये उत्तरी ध्रुव से आए, यानी कि
आपके आर्कटिक से आए। जैसे हम ग्लोब देखते हैं तो हमारा आर्कटिक यहाँ पड़ता है उत्तरी ध्रुव पर। तो आपके बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि ये लोग उत्तरी ध्रुव से आर्कटिक से आए, और आपके दयानंद सरस्वती का कहना था कि ये लोग तिब्बत से आए। इनके जो मत थे वो अलग अलग होने का एक सबसे बड़ा कारण ये था कि कुछ कुछ चीज़ें वैदिक सभ्यता की वहाँ से मैच करती थी। तो जब ये स्टडी करते थे, जब अपना पूरा इन्वेंशन करते थे, तो कुछ कुछ चीज़ें कहीं से मैच करती थी, कुछ चीज़ें कहीं से मैच करती थी। तो किसी का मत किसी की तरफ था, किसी का मत किसी की तरफ था। अब हम जानते हैं कि हमने इनके बारे में कैसे जाना। तो किसी भी चीज़ को जानने के लिए जानकारी के स्रोतों में हमारे पास 3 स्रोत आते हैं। एक तो आपका साहित्यिक स्रोत से हम जानेंगे कि भाई साहित्यिक हम पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। एक आता है आपका पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत एवं लिखित स्रोत। जो भी साहित्यिक तो आपका अंडरस्टूड है कि लिखित होगा, और पुरातात्विक स्रोत वो होते हैं जब हम कहीं की खुदाई करते हैं और खुदाई से निकली हुई जो भी वस्तु होती है उसको हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। एक पुरातात्विक जो है डिपार्टमेंट भी होता है जिसमें जो खोज करते हैं, जो बेसिकली खुदाई से निकली हुई चीज़ों को पुरातात्विक स्रोत कहते हैं, जिसमें कुछ भी हो सकता है, लिपि हो सकता है, कुछ वहाँ का मुद्रा हो सकती है, कुछ लिखी हुई चीज़ें होती हैं, तो वो आपकी पुरातात्विक स्रोत में आती है। पुरातात्विक स्रोत में एक बहुत इम्पोर्टेंट स्रोत है आपका बोगाज कोई का स्रोत। बोगाज कोई का स्रोत जो आज भी पुणे की लाइब्रेरी में आपका को संग्रहित किया गया है, सुरक्षित तरीके से रखा गया है। कौन सा स्रोत? बोगाज कोई का स्रोत। इसमें किस किस के उल्लेख है? 4 लोगों के उल्लेख मिलते हैं आपका, इंद्र का, वरुण का, मित्र का, नास्ते का। ये 4 देवताओं के उल्लेख है, इंद्र, वरुण, मित्र, नास्ते, बोगाज कोई के अभिलेख में, जो कि एक आपका पुरातात्विक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत कौन से होते हैं? जो खुदाई के जरिए निकले, और जिसमें मैं लिख देती हूँ यहाँ, स्रोत खुदाई से प्राप्त। ठीक है, कौन कौन से? चार के बारे में हमने पढ़ा है। इसमें कौन कौन से हैं आपके? इंद्र पहला, वरुण, आपका मित्र, और आपका नास्ते। मतलब बेसिकली हम इन स्रोतों से ये जानते हैं कि उस समय का जीवन काल क्या था, वहाँ का क्या आपका राजनीतिक जीवन था, क्या सामाजिक जीवन था, क्या आर्थिक जीवन था, क्या धार्मिक जीवन था। तो इन स्रोतों के जरिए हम एक समझ बना लेते हैं कि वहाँ के लोगों की कैसे वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो हमने देखा कि 3 तरीके के स्रोत, साहित्यिक, पुरातात्विक एवं लिखित। पुरातात्विक में एक स्रोत मैं नाम लिख देती हूँ, बोगाज कोई का स्रोत। बोगाज कोई का स्रोत जो पुणे की लाइब्रेरी में संग्रहित है, रखा हुआ है। इंद्र, वरुण, मित्र और नास्ते 4 देवों का उसमें उल्लेख है। अब आ जाते हैं हम जो है 3 तरीके की हिस्ट्री होती है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। अब प्री हिस्ट्री क्या होती है? प्री हिस्ट्री आपकी होती है जिसमें पुरातात्विक स्रोत मिलते हैं। ठीक है, हम उनको खुदाई करेंगे और स्रोत पाएंगे। प्रोटो हिस्ट्री में क्या होते हैं? पुरातात्विक स्रोत भी मिलते हैं, साहित्यिक भी मिलते हैं, लेकिन साहित्यिक को हम पढ़ नहीं पाते, हमें उनकी लिपि का पैटर्न नहीं पता चल पाता, तो वो हमारे जो स्रोत होंगे वो प्रोटो हिस्ट्री में रखे जाते हैं। आपका हिस्ट्री आता है, उसमें पुरातात्विक भी होंगे और साहित्यिक भी होंगे, लेकिन हम दोनों को हमने पढ़ लिया होगा, साहित्यिक का भी पैटर्न भी पता चल गया होगा हमें और पुरातात्विक का भी। तो ये हमने प्री, प्रोटो और हिस्ट्री में अपना डिफरेंस जाना। अब आ जाता है आपका ऋग्वेदों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपका ऋग्वेद, ठीक है, सबसे पुराना वेद है
10 मंडल हैं और 1028 सुक्तियां हैं या श्लोक हैं, कुछ भी कह सकते हैं। 10 मंडल, 1028 सुक्तियां, ठीक है। और इसमें से 2 से 7 सुक्तियों को पहले लिखा गया है और एक और 2 से मंडल में 2 से 7 मंडल को पहले लिखा गया है और 1 से लेके 10 मंडल को बाद में लिखा गया है। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सा मंडल पहले लिखा गया है, कौन सा मंडल बाद में लिखा गया है, ठीक है। अब कुछ मंडलों की बेसिक इंफॉर्मेशन जो ऑब्जेक्टिव में आती है। एक आपका तृतीय मंडल, ठीक है। तृतीय मंडल में आपका जो है गायत्री मंत्र का वर्णन है। किसका पूछ लेते हैं, गायत्री मंत्र। तृतीय मंडल में है, किसने लिखा है, विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने किस पे लिखा गया है, सरस्वती पे लिखा गया है, ठीक है। गायत्री मंडल, सरस्वती ऐसे याद रख सकते हैं, कभी कोई भी बुक होती है, कुछ होती है तो उस पर सरस्वती देवी की जो है का पोस्टर होता है। तो गायत्री मंडल बेसिकली पढ़ाई से रिलेटेड या कुछ अपने जीवन के शुरुआत से रिलेटेड प्रेयर में भी गायत्री मंत्र का हम लोग उच्चारण करते ही हैं। तो ये आपके आगे गायत्री मंडल का जो किया गया है तृतीय मंडल में किसने करा, विश्वामित्र ने। किस पे है, सरस्वती पे। तो तृतीय मंडल के बारे में जाना हमने। जो क्वेश्चन कई बार आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिला होगा कि किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, तो कौन से मंडल में है, तृतीय मंडल में। किसने किया है, विश्वामित्र पे। किसके ऊपर है, सरस्वती के ऊपर, ठीक है। अब जो है 7वां मंडल जान लेते हैं। सातवां मंडल क्या है, एक युद्ध हुआ करते थे, बहुत फेमस युद्ध है, 10 रज्ञ युद्ध। इसमें क्या था, इसमें था कि 10 राग का युद्ध। इसमें यह था कि एक तरफ तो 10 राजा थे और एक तरफ एक, जो इसलिए 10 का अर्थ यहीं से यही निकलता है। तो इसमें जिस राजा की विजय हुई, जो एक तरफ था, नाम था उसका सुदास। किस नदी के तट पर हुआ, रावी नदी के तट पर। ठीक है। और आपका 7वें मंडल के बारे में ये जाना, ठीक है। किसी का ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कि 10 राग युद्ध का वर्णन किस मंडल में। तो हमारा जो है 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का मतलब जो है वर्णन है। और आपका 9वें मंडल में जो है 9वें मंडल में सोम देवता का है। सोम एक तरीके का रस हुआ करता था जो पीने योग्य होता था, पिया जाता था, ठीक है। 10वें मंडल में आपकी वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है तो 10 मंडल पूरे के पूरे 10, लेकिन हमने कुछ मेन इंपॉर्टेंट मंडल को जाना जिसके ऊपर हमारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आपका हमने कौन कौन से मंडल जाने एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने सबसे पहले जाना आपका तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है, किसने किया है, विश्वामित्र ने। किसके ऊपर है, सरस्वती के ऊपर। फिर जाना हमने 7वां मंडल में आपका 10 राग युद्ध का वर्णन है, किस पे है, आपका जो युद्ध हुआ था 10 राजा और एक राजा के बीच में, जिसमें सुदास नामक राजा की विजय हुई। और हमने ये जाना कि और कौन सी नदी के तट पर हुआ, नदी का नाम भी पूछ लेते हैं। तो कौन सी नदी के तट पे था, आपका रावी नदी के तट पर। फिर हमने आपका 9वां मंडल जाना। 9वां मंडल में
आपके सोम देवता का वर्णन है। फिर हमने 10वां मंडल जाना, 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था कौन कौन सी थी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था है वो आज की वर्ण व्यवस्था से बिल्कुल अलग हटके थी। यहाँ वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर ना होकर कर्म के आधार पर थी। मतलब जो जिस तरीके का कर्म करेगा उसको उसी वर्ण में रखा जाएगा। जो पढ़ने में तेज होगा वो पढ़ने पढ़ाने में तो वर्ण ब्राह्मण में, जो आपका युद्ध के क्षेत्र में था वो क्षत्रिय में, और जो आपका उसमें व्यापार में था वो आपका वैश्य, और शूद्र इन ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा के लिए थे। लेकिन यहाँ कर्म के आधार पर वर्ण चुनते थे, जन्म के आधार पर वर्ण नहीं चुनते थे। ठीक है, ये हमने ऋग्वेद के बारे में जाना। अब आता है हमारा दूसरा वेद, सामवेद। सामवेद बेसिकली कुछ नहीं, ऋग्वेदों के ही जो श्लोक है वो उन्हीं का ही सामवेदों में वर्णन हुआ है। मतलब जो ऋग्वेद के श्लोक जो मतलब गाने योग्य थे उन्हीं का वर्णन सामवेदों में हुआ है। मतलब सामवेद को हम संगीत का वेद भी कह सकते हैं। सात सुरों का वर्णन पहली बार इसी वेद में हुआ है। ठीक है, अब आता है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञों का वर्णन है। यज्ञों को बहुत महत्वपूर्ण दी गई, और ये आता है गद और पद का वर्णन है। किसमें? यजुर्वेद में। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं, अर्थवेद। अर्थवेद से आपके सामाजिक जीवन की शुरुआत हो जाती है। इसमें विवाहित जीवन है, आपका जादू टोना वशीकरण और जो है वर्गीकरण का है वर्णन। जादू टोना वशीकरण, विवाहित जीवन आदि का वर्णन है। ठीक है, अब क्या आ जाता है अर्थवेद। ठीक, जिसका हम जब अर्थवेद जो उसके बाद वेदों के बाद जो उपनिषद होते हैं उसमें हमने अर्थवेद की कई सारी आलोचनाएं भी सुनी है। इसी वजह से आपके जादू टोना वशीकरण को लेके उसमें उपनिषदों में अर्थवेद की बहुत सारी आलोचनाएं भी हैं। अब हम यहाँ से अपना वैदिक सभ्यता को, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि दो भागों में विभाजित कर देता था, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। हमने शुरू में रिकॉल करिए, हमने शुरू में बताया था आपको कि वैदिक सभ्यता का जो काल था वो आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व था। अब जब हमने दो में डिवाइड कर दिया तो पूर्व वैदिक काल का काल हो गया आपका 1500 से 1000 तक, और आपका उत्तर वैदिक काल का हो गया आपका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। अब उत्तर वैदिक काल की कुछ हम बेसिक नॉलेज अपने देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में क्लिक करता है कि वहाँ का राजनीतिक जीवन कैसा था। तो राजनीतिक जीवन क्या था, वहाँ पे कबीलों के रूप में रहते थे, कबीलों के रूप में रहते थे, और सबसे बड़ा जो था समिति अधिकार, वहाँ आपका राजा हुआ करता था। राजा के पास बहुत ज़्यादा पावर नहीं थी। पावर ना होने का एक बड़ा रीज़न ये था कि लोगों के पास धन नहीं था। तो जब और धन ना होने के कारण राजा की सेना नहीं थी। जो जितनी बड़ी सेना होगी उतनी ही ज़्यादा आपका राजा पावरफुल कहलाता है। तो
राजनीतिक जीवन में एक तो राजा के पास सीमित अधिकार थे और आपका कबीलाई जीवन था, और दो तरीके की समिति थी, एक समिति और सभा। समिति में क्या होता था कि समिति सभा जो होती थी राजा को आपकी सलाह देने का काम करते थे। समिति में क्या था कि आम सभाएं भी होती थी और सभा में क्या था, कुलीन वर्ग की सभाएं होती थी। और यहाँ जो स्त्रियों की ये जो व्यवस्था थी आपकी का जीवन था वो बहुत अच्छा था। उसकी उनकी जो दयनीय स्थिति थी, वो स्थिति थी स्त्रियों की, वो खराब नहीं थी, काफ़ी अच्छी थी। सभा और समिति में भी स्त्रियां भाग ले सकती थी। कुछ कुप्रथाओं का भी यहाँ पे जन्म नहीं हुआ था, जैसे आपका बाल विवाह प्रथा, और आपके जो है यहाँ पे स्त्रियों का के जो की डेथ होने के बाद स्त्रियों के पति की जब मर जाता था तो एक ये व्यवस्था भी थी कि नियोग प्रथा भी थी। नियोग प्रथा बेसिकली कहते हैं कि पति के छोटे भाई से शादी होने की प्रथा भी थी। तो स्त्रियों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, समिति सभा में भाग भी ले सकती थी। बाल विवाह और आपका पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, नियोग प्रथा थी। नियोग प्रथा मतलब पति की मृत्यु के बाद पति के भाई से विवाह होना आपकी नियोग प्रथा कहलाई। और आपके हमने देखा, पहले तो हमने ये देख लिया कि सेना ज़्यादा सेना ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी सेना थी, राजा के पास ज़्यादा अधिकार नहीं थे। और आपका जो कर व्यवस्था थी वो कर स्वेच्छा से दिया जाता था, मतलब नियमित रूप से कर लागू नहीं था। इसी वजह से वहाँ की सेना इतनी ज़्यादा ताकतवर नहीं थी। तो कर के रूप में लोग क्या देते थे, बलि करते थे, लोग बलि करते थे कर के रूप में, लेकिन अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से। नियमित रूप से कर और टैक्स सिस्टम नहीं था, और न्याय का भी ज़्यादा उल्लेख यहाँ नहीं देखने को मिलता है। राजनीतिक जीवन में ये हुआ। सामाजिक जीवन मैंने आपको बता ही दिया कि वर्णों की वर्ण समूह थे। वर्ण समूह में कौन कौन से थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, ब्राह्मण वर्ण समूह का वर्णन किस मंडल में है, 10वें मंडल में है। और सबसे पहले यहाँ पे परिवार जो तो सबसे छोटी इकाई था, और परिवार जो था वो पित्रात्मक परिवार था, पिता की चलती थी, पित्रात्मक परिवार था। स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी कि और शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोजन खाए जाते थे। और अब आपका आता है आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन में जब यहाँ अभी लोहे की खोज नहीं हुई थी, पूर्व वैदिक काल में आपका लोहे की खोज नहीं हुई थी, जिसकी वजह से पशुपालन आपका मेन व्यवसाय हुआ करता था। व्यवसाय क्या हुआ करता था, मेन आपका पशुपालन मेन व्यवसाय हुआ करता था। सर्वाधिक महत्व जो है पशुओं में सबसे ज़्यादा गाय को दिया जाता था, यानी कि गाय को मारने वाले के लिए आपका मृत्यु दंड और मतलब कबीले से निकालने का दंड था, कि कबीले से निकाल दिया जाए, समाज से कब से बहिष्कार कर दिया जाए या मृत्यु दंड दिया जाए। ये दो दंड हुआ करते थे, जिसमें मृत्यु दंड ज़्यादा दिया जाता था गाय को मारने पे। और गाय का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक महत्व था। गाय का वर्णन जो इसमें 106 बार हुआ है। दूसरा पशु जो था जिसका महत्व सबसे ज़्यादा था वो घोड़ा था, घोड़े का भी महत्व था। दो पशुओं का महत्व सबसे ज़्यादा था, गाय और घोड़ा। हाँ ठीक है, आर्थिक जीवन हमारा पशुपालन था। और उद्योगों में उस समय बड़ी गिरी को बहुत महत्व था। तांबे की उस समय आपकी खोज हो चुकी थी, तांबे से लोग अवगत थे, लेकिन लोहे की खोज अभी नहीं हुई थी। और आपका व्यापार क्या था, विनिमय अवस्था थी, मतलब एक वस्तु देके दूसरी वस्तु लेना। पैसों से व्यापार नहीं होता कि जैसे कि अगर मुझे कुछ खरीदना है तो मेरे पास आने तो मैंने अनाज दे दिए और कुछ खरीद लिया, तो वैसी व्यवस्था थी, विनिमय व्यवस्था। ठीक है, और व्यापार सिर्फ आंतरिक था, मतलब अभी बाहरी लोग व्यापार नहीं था, सिर्फ आपस की कबीले के लोग आपस में व्यापार करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। धार्मिक जीवन में आपका रहता है कि प्रकृति जो है प्रकृति पूजक थे, प्रकृति को पूजते थे, बहु देवी और देवताओं के बारे में जानते थे, मतलब कई सारे देवी और देवताओं को पूजते थे। कुछ देवताएं इंपॉर्टेंट हैं जिनका वर्णन दिया है और उसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो वो देवता मैं यहाँ पे बोर्ड पे नोट डाउन कर देती हूँ। सबसे पहले एक आप हमारे आपके 3 तरीके के थे, एक अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता और आकाश के देवता। सबसे इम्पोर्टेंट ये कि इनमें से कई सारे देवता हैं, 5-6 जिनके ऊपर क्वेश्चन
बनते हैं। सबसे पहले इंद्र, जो आपके अंतरिक्ष के देवता थे, इनको पुरंदर भी कहते थे, पुरंदर कहा जाता था, यानी कि किलों को तोड़ने वाला। ठीक है, किलों को तोड़ने वाला इंद्र। और इनके बारे में 250 श्लोकों में जिक्र हुआ है। ठीक, इंद्र। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट अग्नि, जो आपके पृथ्वी के हैं। ये इनको मध्यस्थ देवता कहते थे, यानी कि मानव और भगवान के बीच में एक मध्यस्थता का रोल ये प्ले करते थे। उसके बाद आते हैं आपके वरुण, इनको हम वर्षा का देवता कहते हैं, जो हमारे आकाश के देवता हैं, वर्षा का देवता। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके मित्र, जो आपका जो है उगता सूर्य, जो आपके आकाश के देवता है। फिर आपका एक क्वेश्चन कई बार आता है, अश्विन, ये आपके है चिकित्सक के देवता। चिकित्सक के देवता कौन थे? अश्विन। ठीक है, एक आपका पोषण के देवता, इनको कहा जाता है पशुओं की औषधि के देवता। ठीक है, और सोम वनस्पति के देवता। तो ये हमने 7 देवता हैं जिनके बारे में क्वेश्चन कई बार आता है। पहले हम रिकॉल कर लेते हैं। पहले हमने देखा इंद्र को आपको पुरंदर भी कहते हैं, यानी किलों को तोड़ने वाला। इनके बारे में 250 श्लोकों का में वर्णन किया गया है। फिर हमने देखा आपका अग्नि यानी मध्यस्थ के देवता। फिर हमने देखा आपके वरुण यानी वर्षा के देवता। फिर हमने देखा मित्र यानी उगता सूर्य। फिर हमने देखा अश्विन यानी चिकित्सक के देवता। फिर हमने देखा पूषण यानी कि पशुओं के देवता। फिर सोम यानी वनस्पति के देवता। इन 7 देवता के बारे में रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा आपका पूर्व वैदिक काल समाप्त होता है। पूर्व वैदिक काल एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने क्या क्या देखा? राजनीतिक जीवन देखा वहाँ का, सामाजिक जीवन देखा वहाँ का, फिर धार्मिक जीवन, फिर आपका आर्थिक जीवन देखा, फिर आपका धार्मिक जीवन देखा। ठीक है, और वैदिक काल में वेदों की रचना, 4 वेदों के बारे में हमने वर्णन किया, उनका टाइम पीरियड देखा, और कुछ मंडलों के बारे में, कुछ सूक्तियों के बारे में जाना। तो यही हम आज का अपना वीडियो समाप्त करते हैं। एक हमारा वैदिक काल रहता है पूर्व वैदिक काल, वो छोटा सा 5-10 मिनट का मैं एक वीडियो बना दूंगी। तो वही सेम चीज़ें हैं कि क्या कहती हैं, उसमें भी हम राजनीतिक जीवन देखेंगे, आपका सामाजिक जीवन देखेंगे, आर्थिक जीवन देखेंगे, फिर धार्मिक जीवन देखेंगे, वो कि उसके में क्या टाइम पीरियड था। लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन वैदिक सभ्यता के यहीं से पूछे जाते हैं। तो मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड ये आपका वीडियो बनाया है, जो आपका किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए बहुत हेल्प करेगा। आपको क्या काम करना है, आपको 6th क्लास की एनसीईआरटी और 11th क्लास की एनसीईआरटी को एक बार रीड कर लेना है। फिर मेरी वीडियो देखने के बाद फिर आपको एक समझ बन जाएगी कि वैदिक सभ्यता का प्रचलन कहाँ से हुआ और कैसे वहाँ के लोगों का जीवन था। तो हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा और आप इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, कमेंट करना ना भूलें, ताकि कमेंट्स करने से पता चलता है कि इम्प्रूवमेंट एरिया और कहाँ कहाँ हो सकते हैं, और आपके लिए ऐसी बहुत अच्छी सी सटीक इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।